जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज बेटा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। आप लोग सुन रहे होंगे, यूनाइटेड नेशन अभी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है और साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत शॉर्ट वे में मैंने इसको एक क्लिप को बनाया है, क्योंकि जो पूरा लेक्चर है वो बाद में अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी आप लोग समझिए केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है। तो बेटा ये आप देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये बेटा भूमध्य रेखा है। मैंने पहले भी बताया, जो पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ जो एक रेखा है, इमेजिनरी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये बेटा कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से बेटा 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद बेटा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है बेटा आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। और बेटा 66.5 डिग्री साउथ, ये है बेटा अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। ये वाला बेटा पोलर रीजन कहलाता है, ये भी पोलर रीजन। अब हम समझते हैं कि ये जो मैंने शेडो पोर्शन किया हुआ है रेड कलर से, ये वाला दोनों तरफ कहलाता है बेटा टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध। होता क्या है बेटा, ये सूरज है और ये पृथ्वी जो आपको सीधी दिख रही है, ये 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है अपनी, जो इसकी पोल्स को मिलाने वाली लाइन है वर्टिकल से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जो सूरज का प्रकाश आएगा तो वो इस पे पूरे रीजन पे सिमेट्रिक सीधा ना पड़ के, कुछ जगह जब ये झुकी हुई है तो तिरछा पड़ेगा, तो कुछ जगह बेटा जो प्रकाश जाएगा उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी क्षमता या पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बेटा सपोज करो ये प्रकाश यहाँ से चला, इसको दूरी तय करनी है इतनी, तो इस रीजन में जो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं ना लोग, जैसे संतरे के ऊपर या किसी भी फल के ऊपर मक्खी बैठती है, ऐसे ही है हम लोग पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी सूर्य के प्रकाश से, वो डिस्टेंस जो प्रकाश को एनर्जी को कवर करनी पड़ रही है वो कम है, और ये वाली डिस्टेंस बेटा ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस ज्यादा कवर करने से क्या होता है कि ये जो पृथ्वी की चारों तरफ एक वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं, ये स्कैटरिंग यानी इनमें बिखराव हो जाता है थोड़ा सा। तो इस वजह से इन वाले जोन में जो एनर्जी मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब बेटा जब यहाँ पे मात्रा कम होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और जब बेटा यहाँ ठंड वर्ष में बहुत ज़्यादा होती है और लंबे समय तक होती है, तो बेटा यहाँ पे जो नॉर्मली पेड़ पौधे वगैरह होंगे वो उग नहीं पाएंगे या बहुत कम मात्रा में होते हैं, और यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप समझ पाएंगे कि इसी जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से यूरोपियंस कहाँ से ट्रेड करते थे, ये यूरोप वाला पोर्शन है। और यहाँ पे अगर हम ये साउथ एशिया मान लें, जिसमें हमारा भारत आता है, तो बेटा यूरोपियंस ट्रेड करते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में मेडिसिन के तौर पे क्या चाहिए थी बेटा, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब चीजें, और ये सब हमारे साउथ इंडिया वाले पोर्शन में होती है। ठीक है, तो वो इसी को ट्रेड करने के लिए यहाँ आते थे, और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंसेप्ट को के साथ साथ पॉलिटिकल कंसेप्ट लेकर आए, क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपको 2 गार्ड रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कोई भी लूट लेगा। ठीक है, खैर वो हिस्ट्री की बात है। तो यहाँ पे बेटा ये ठंडे प्रदेश है, यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह कम होते हैं, तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर आते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, शीशे के बड़े बड़े कुछ हाउसेस बनाते हैं। ये सब शीशे के बहुत बड़े बड़े हाउसेस हैं। इसमें यहाँ नीचे मिट्टी उट्टी भर देंगे, और यहाँ पे बेटा छोटे छोटे ये पेड़ पौधे उगा दिए। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश यानी इंसिडेंट रेडिएशन, ये बेटा किस फॉर्म में होता है, ये होता है बेटा शॉर्ट वेव। ये बेटा शॉर्ट वेव होता है। शॉर्ट वेव मतलब ये ऐसे चलता है, बहुत शॉर्ट। और लॉन्ग वेव का मतलब क्या होता है बेटा, ये। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो होती है बेटा, तरंग दैर्ध्य के आधार पर हम बोलते हैं शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। ये हो गया बेटा लॉन्ग वेव। तो बेटा जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सूर्य से आते हैं वो इस शीशे को क्रॉस करके तो अंदर आ गया बेटा।
अब अंदर आ गया तो अंदर आने के बाद दो चीज हो सकती है, या तो ये जो नीचे मिट्टी है या जो सरफेस हमने बनाई है ये इसको अवशोषित करेगी यानी एब्जॉर्ब करेगी, या फिर बेटा ये अगर आया और यहां से टकरा के ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, परावर्तित, या तो इसका परावर्तन होगा या अवशोषण होगा। बेटा परावर्तन होगा तो परावर्तित होने पर ये देखो बेटा, ये रेड वाली ये टकरा के जब वापस जाती है बेटा परावर्तित होने पे, तो ये शॉर्ट वेव से चेंज हो जाती है लॉन्ग वेव में किसी भी सरफेस से। जब आप, मैं फिजिक्स में आपको लाइट पढ़ाऊंगा चैप्टर, तब अच्छे से इसको समझ लेंगे। अभी केवल इतना याद रखो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन अंदर आ रहा है और किसी भी सरफेस से टकराने के बाद बेटा जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो लॉन्ग वेव हो जाता है। अब बेटा जब ये लॉन्ग वेव हो गया तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये इस शीशे से बाहर नहीं निकल पाता है, या फिर अवशोषित हुआ और अवशोषित होने के बाद उत्सर्जित होगा, एमिट होगा। तो जब बेटा उत्सर्जित होगा तो वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि परावर्तित और अवशोषित या उत्सर्जित, सॉरी परावर्तित और उत्सर्जित, अवशोषित होने के बाद जो उत्सर्जित मिल रहा है ये वाला बेटा और ये वाला, ये दोनों बेटा होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब बेटा जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये सब बाहर नहीं निकल पा रहा, तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें जो है बेटा एक थोड़ा सा हमें वार्म यानी गर्म प्रभाव मिलेगा, क्योंकि एनर्जी लगातार अंदर आ रही है और बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है, जिसमें हम अपने पेड़ पौधे वगैरह उगा सकते हैं। उनके लिए एक अनुकूलन हैबिटेट, अनुकूलन आवास हम बना देते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये बेटा आर्टिफिशियल है, ये वाला कृत्रिम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है, इस वाले रीजन के लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है ना बेटा ये, क्योंकि उनकी जो फूड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ रही है। होता क्या है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये बेटा हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ का ये बेटा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में बेटा कुछ गैसेस हैं, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेटा कुछ गैसेस हैं जो क्या करती हैं, जो ये शीशे का घर काम कर रहा है, जो शीशा काम कर रहा है वही काम करती हैं। बेटा सूरज से जो रेडिएशन आता है शॉर्ट वेव वाला, वो तो अंदर आ गया पृथ्वी पे। पृथ्वी पे आने के बाद क्या होगा, या तो टकरा के वापस जाएगा, या बेटा पृथ्वी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगी, और एब्जॉर्व करने के बाद बेटा जब सूरज घूम के यहाँ आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा क्या करेगा, उस एनर्जी को उत्सर्जित करेगा। तो जब बेटा उत्सर्जित करेगा तो वो बेटा लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा, यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होगा या एनर्जी होगी, और वो बेटा इस वायुमंडल में उपस्थित जो कुछ गैसेस हैं वो गैसें उसको बाहर नहीं निकलने देती हैं, और वो टकराकर फिर वापस अर्थ की तरफ ही आ जाता है, या गैसेस उसको एब्जॉर्व करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो गैसेस हैं ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ये वाला जो कंसेप्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है और पृथ्वी से टकराने के बाद या अवशोषित होने के बाद जो उत्सर्जित हुआ वो बाहर नहीं निकल पा रहा है एटमॉस्फेयर से, इसको बोलते हैं बेटा ग्रीन हाउस प्रभाव। और ये बेटा प्राकृतिक है, नेचुरल है सॉरी। अब बेटा इसके हमें फायदे भी हैं और नुकसान भी है, और फायदा देखते हैं। फायदा ये है बेटा, जो ये गैसेस हैं अगर ये हैं तो हमारी पृथ्वी का जो आज की डेट में माध्य तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसी वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव है। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम सब काम कर पा रहे हैं। लेकिन बेटा अगर ये गैसेस ना होती, ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ये जो आवरण है ग्रीन हाउस गैसेस का, वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, वायुमंडल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, सब है। मैं केवल जो ग्रीन हाउस गैसेस अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा कौन कौन सी हैं। अगर ये बेटा ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो ये जो पृथ्वी का माध्य तापमान है, क्योंकि जो रेडिएशन आ रहा था वो सीधा बाहर निकल जाता, तो ये माध्य तापमान बेटा -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता और तुम्हारा बैंड बच जाता। -18 डिग्री सेल्सियस पे खाना संभव ही नहीं है सॉरी, पेड़ पौधे वगैरह संभव नहीं है। ठीक है, आप देख लो सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में एक वर्ष के एक समय पे जो जम्मू कश्मीर का जो अब तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, वहां से हमारे सैनिक वापस आ जाते हैं, पाकिस्तान के सैनिक भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी होती है। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36 डिग्री सेल्सियस है, और ये -18 है। अगर ये गैसेस नहीं है तो आप समझ रहे हैं, ये आपकी बॉडी है बेटा,
और इसका टेम्परेचर है बेटा 36 डिग्री सेल्सियस। और ये बेटा एटमोस्फेयर है पृथ्वी का, इसका है -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो बेटा हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा, ज्यादा से कम की तरफ, कॉन्टिन्यूसली हीट ट्रांसफर। और बेटा इस कंडीशन में आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती और जीवन बहुत बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये गैसेस हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये फायदेमंद कब तक थी, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से पहले तक, जब तक औद्योगिकीकरण नहीं होता बेटा। अब तो औद्योगिकीकरण हो गया है, क्योंकि जब तक पृथ्वी दो तरीके से पोल्यूशन होता है, एक नेचुरली होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है, जो कि हम लोग करते हैं, मानव जनित। तो बेटा नेचुरल पोल्यूशन कैसे होता है, कोई वोल्केनो फट गया, उससे धुआं गुबार गैस वगैरह सब निकल रही है सॉरी, तो एटमोस्फेयर बेटा उससे डिस्टर्ब होगा, पॉल्यूशन उससे बढ़ेगा। तो बेटा उस कंडीशन में ये जो अर्थ है ये नेचुरली अपने आप को हील कर लेती थी, लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इतनी ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह ये सब लगी है, तो बेटा इस वजह से ये जो टेम्परेचर है माध्य तापमान, ये बेटा बढ़ना शुरू हो गया है। और ये बेटा जब बढ़ना शुरू हो गया है तो इस वजह से जो पृथ्वी पे एक थोड़ा सा वार्म इफेक्ट यानी गर्मी वाला प्रभाव बढ़ जाएगा। अब गर्मी वाला प्रभाव बढ़ने से आप लोग कहोगे कि इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, 1-2 डिग्री बढ़ जाए तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम समझो। ये बेटा आप समझ पा रहे हैं, मैं इंडिया के रेफरेंस में समझाता हूँ। ये भारत का साउथ इंडिया वाला पोर्शन है, यहाँ केरला है, ये तमिलनाडु है, कर्नाटका, ठीक है, ये वाला। और ये बेटा पूरा यहाँ पे पानी है, ठीक है। हमारी भारत की 20% पॉपुलेशन यानी 20% जनसंख्या बेटा इस रीजन में रहती है, तटीय क्षेत्रों में, यानी समुद्र तट से 100 किलोमीटर के अंदर। बात समझ पा रहे हैं। और वर्ल्ड की बेटा 40% जनसंख्या समुद्र तटों से 100 किलोमीटर के अंदर रहती है। तो बेटा अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पे बेटा जो ग्लेशियर है वो तेजी से पिघलेंगे, और ग्लेशियर के बेटा तेजी से पिघलने के बाद जो ग्लेशियर का पानी पिघलकर नदियों के थ्रू समुद्र में आता है, समुद्र जल का स्तर बढ़ेगा, और स्तर बढ़ने से ये पूरा कोस्टल रीजन डूब जाएगा। और जब ये कोस्टल रीजन डूब जाएगा बेटा, ये डूब गया तो यहाँ की जो पूरी पॉपुलेशन होगी वो माइग्रेट होकर आएगी सेंटर में, नॉन कोस्टल रीजन में। और बेटा जब सेंटर में आएगी तो यहाँ पे जो खाना पीना फूड वगैरह है वो लिमिटेड है, और वो जब लिमिटेड है बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, मानव संघर्ष शुरू हो जाएगा खाने के लिए। आप देखते हो ना कहीं पे बाढ़ वगैरह आती है तो जब ऊपर से हेलीकॉप्टर से पैकेट्स वगैरह गिराते हैं खाने के, तो लोग एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी के लिए जिंदा रहना सबसे बड़ी जरूरत है, ठीक है। तो बेटा वही है, इस वजह से ये वाला कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस समय विचार विमर्श, और सब देश इस बारे में बहुत चिंताजनक स्थिति में है, क्योंकि इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं उन गैसेस की बात करता हूं जो मैंने बताया था कि हमको ये वार्म इफेक्ट दे रही है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में। वो गैसेस हैं बेटा जलवाष्प, NF3, CFC आपने बेटा ओजोन लेयर में पढ़ोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बेटा ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ में बेटा ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में भी रोल प्ले कर रही है, ठीक है। साथ में बेटा CO2, CH4 मीथेन, और बेटा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है बेटा वो SF6 का होता है। SF6 सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है, और लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में है वो है बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का ये मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाली गैस, कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाली CO2 है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो SF6 का है। कम है लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन टोटल अगर हम देखें इफेक्ट तो कंट्रीब्यूशन तो बेटा वो CO2 का है। दूसरा बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एग्जाम में जो SF6 कभी ऑप्शन में देता नहीं है, वो ऑप्शन में आपको ये 4 दे देगा या ये 5 दे देगा, तो उसमें SF6 के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो जलवाष्प आता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको जलवाष्प लगाना है। लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक मात्रा में टोटल योगदान तो बेटा वो CO2 का है, ठीक है। तो ये हमने समझा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे किस तरीके से आते हैं वो मैं जो फुल वीडियो है उसमें बता दूंगा।
और साथ में बेटा क्लाइमेट चेंज इसी का रिजल्ट है। कहने का ये मतलब है अगर ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, जैसे कि बढ़ रहा है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से, ठीक है, तो जो बढ़ना शुरू हो गया बेटा, इस वजह से जो है जलवायु में परिवर्तन होगा और उसके विनाशकारी परिणाम हम लोगों के सामने होंगे। तो इन सबको हटाने के लिए, इन सबको दूर करने के लिए हम ये सब जो आप जलवायु परिवर्तन में ऑर्गेनाइजेशन है, समिट्स वगैरह होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, वो सब हम जब एक लेक्चर में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है बेटा कि अभी जो जलवायु परिवर्तन पे जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, उसमें 2 चीज़ें कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें 2 चीज़ें बेटा, उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो डेवलप कंट्री हैं उनकी ज़्यादा होगी बेटा, और जो अनडेवलप कंट्री हैं यानी डेवलपिंग है या फिर गरीब देश हैं, उनकी जिम्मेदारी कम होगी। भाई इम्पैक्ट भी तो यही ज़्यादा डाल रहे हैं ना डेवलप कंट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्हीं के पास ज़्यादा है, तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा इन्हीं की होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये खत्म करते हैं। साथ में पर्यावरण की जो प्लेलिस्ट है वो आज मैं फॉर्म करके उसमें लेक्चर्स वगैरह शुरू कर दूंगा। एक पर्यावरण का बेसिक इंट्रो शुरू करूंगा और उसके बाद शॉर्ट क्लिप्स रहेंगी कुछ, और एक प्रॉपर पूरे लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। होप सो कि मैं बहुत जल्दी उसमें रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए बेटा। किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस में आजकल बहुत कॉमन है 2-3 क्वेश्चन, जहाँ पे जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से जरूर मिलते हैं। बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में से सब कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। कल से शुरू करते हैं।